subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेले स्टडी करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 द सेल ऑफ एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी बुक, एंड दैट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेले इज न्यूक्लियस और हेड ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेले होने के साथ साथ सेल के अंदर परफॉर्म होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को कंट्रोल भी करता है। न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके अगर हम जर्नल फीचर्स देखें तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि बिलखसूस जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। फर्क आता है इसकी लोकेशन का, बिलखसूस एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में न्यूक्लियस लगभग बिल्कुल सेल के बीचों बीच यानी कि सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इसके बरक्स अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसमें दरमियान में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को एक तरफ एक साइड पे पेरिफेरी में धकेल देता है। इसलिए प्लांट्स में एनिमल्स के बरक्स न्यूक्लियस एक साइड पे मौजूद होता है, ना कि बिल्कुल सेल के सेंटर में। सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी मौजूद हो सकते हैं। अगर तो किसी सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसे हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे। इसी तरह अगर एक सेल में एक से ज्यादा यानी कि 2 न्यूक्लियाई मौजूद हों तो उसको हम बायन्यूक्लिएटेड कहेंगे। इसी तरह 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हों एक सेल के अंदर तो ऐसा सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाता है। जनरली अगर हम देखें तो सेल्स यूजुअली मोनोन्यूक्लिएटेड ही होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक सेल ही पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस ही पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल में ही विजिबल होता है और इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क के साथ साथ सॉल्युबल सैप मौजूद होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो न्यूक्लियस फौरन से डिसअपीयर हो जाता है और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल को क्रोमोसोम्स रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स बिलखसूस मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स वगैरह शामिल हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियुलस एंड क्रोमोसोम्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस को सराउंड करने के साथ साथ इसमें मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से भी सेपरेट कर रहा होता है। हम जानते हैं कि लिविंग मैटर ऑफ सेल या प्रोटोप्लाज्म 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है। एक हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर्कल कर रही होती है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इसका दूसरा पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करने वाली मेम्ब्रेन भी यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अगर हम जर्नल देखें तो कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये इसकी लेयर की बैरूनी तरफ और ये अंदरूनी तरफ। आउटर लेयर यूजुअली सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर हम जानते हैं नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। तो जो आउटर लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप की वो यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कंटिन्यूस होती है, जबकि जो अंदरूनी लेयर है वो इंटरनल न्यूक्लियर कंटेंट्स को सर्कल कर रही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे जगह जगह पे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये किस तरह से अराइज होते हैं? ये मेनली जो आउटर लेयर और इनर लेयर है वो मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस होती है और जहाँ पे ये कंटिन्यूएशन ब्रेक होती है वहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं। पोर्स डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स की एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म के दरमियान पॉसिबल बनाते हैं, अलाउ करते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर पास ऑन होते हैं। न्यूक्लियर में पोर्स के अगर हम नंबर की बात करें तो ये हाईली वेरिएबल होते हैं, बिलखसूस अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर। अनडिफरेंशिएटेड सेल में अगर हम एग्स की एग्जांपल लें तो उसमें एक न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 30,000 न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। इसके बरक्स अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की एग्जांपल लें तो उसमें पर न्यूक्लियस तकरीबन 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स ही मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स अपने फंक्शन में इंतहाई स्पेसिफिक होते हैं और ये खास किस्म के मटेरियल्स को ही न्यूक्लियस को क्रॉस करके या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना अलाउ करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियुलस कहते हैं। न्यूक्लियुलस में कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती जो कि इस बॉडी को न्यूक्लियस के अंदर मौजूद दीगर न्यूक्लियर कंपोनेंट से सेपरेट कर सके, यानी कि ये एक बाउंड्री लेस या विदाउट बाउंड्री डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है। इसकी अगर हम अबंडेंस की बात करें तो एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियुलस भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेनली 2 रीजन से मिलकर बना होता है। एक रीजन को हम पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया कहते हैं जबकि दूसरे रीजन को हम सेंट्रल फिब्रिलर कहते हैं। पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया की अगर हम बात करें तो ये राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर पे मुश्तमिल होता है। इसके बरक्स अगर हम सेंट्रल फिब्रिलर की बात करें तो ये लार्ज मोलेकुलर वेट इनमें आरएनए और डीएनए का मौजूद होगा। इनके फंक्शंस को देखें तो ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज में भी इन्वॉल्व हैं और इसके साथ साथ राइबोसोमल क्योंकि इनके अंदर सब यूनिट्स मौजूद होते हैं तो उनकी असेंबली भी न्यूक्लियोलस में होती है और उसके बाद उनको न्यूक्लियर पोर की मदद से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेल के अंदर अगर हम देखें तो जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेंट्रल इसकी पोजीशन होती है डार्कली स्टेन्ड रीजन की और यहाँ पे ये आपको न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से इसमें मौजूद राइबोसोमल आरएनए जो यहाँ पे सिंथेसाइज होने के साथ साथ स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पे साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाता है और इसके साथ साथ राइबोसोम्स भी उनके सब यूनिट यहाँ पे मौजूद होते हैं इसके पेरिफेरल रीजन ग्रैन्युलर रीजन के अंदर और वो भी असेंबल होकर जरूरत पेश आने पे जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो वो न्यूक्लियर पोर्स को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। न्यूक्लियस में थर्ड कंपोनेंट है क्रोमोसोम। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें तो न्यूक्लियस डार्कली स्टेन्ड दिखाई देता है विद बेसिक डाइस और इसकी वजह क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आर्म्स और सेंट्रोमेयर पे मुश्तमिल होते हैं। हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड आर्म्स मौजूद होती हैं जिनको आपस में सेंट्रोमेयर जोड़े रखता है। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्रेस्ड फॉर्म में 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड आर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है मौजूद है और ये क्रोमेटिड आर्म्स आपस में ये बिल्कुल एक क्रॉस सा बन रहा है और इस क्रॉस को सेंटर में से सेंट्रोमेयर ने होल्ड किया हुआ है। तो बेसिकली सेंट्रोमेयर इन 2 यूं आइडेंटिकल आर्म्स को आपस में इस तरह से जोड़े हुए रखता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पॉइंट बन रहा है ये सेंट्रोमेयर है। इसके अलावा सेंट्रोमेयर ही मेनली सेल डिवीजन के दौरान वो पॉइंट है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्रोमोसोम की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स डीएनए और एक खास किस्म की प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं उनसे मिलके बना होता है। इसके अलावा जितने भी सेल की जो एक्टिविटीज हैं
परफॉर्म करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेट होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। क्रोमोसोम के अगर हम नंबर की बात करें तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही स्पीशी के सभी मेंबर्स में कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम मिसाल लें ह्यूमन बींग्स की, तो सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे विद इन अ सेल। इसी तरह अगर हम चिंपैंजी की एग्जांपल लें तो सभी चिंपैंजीज में 48 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे विद इन अ सेल। इसके अलावा क्रोमोसोम का नंबर सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स में भी डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं अदर देन एग एंड स्पर्म, उनको कहा जाता है। और उनमें क्योंकि हम जानते हैं माइटोटिक डिवीजन होती है और एज इट इज 46 क्रोमोसोम्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डुप्लीकेट सेल बनता है आफ्टर डिवीजन, उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। जबकि अगर हम जर्म सेल्स की बात करें या एग या स्पर्म की बात करें तो हम जानते हैं कि ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, यानी कि इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जबकि अभी तो हम कह रहे थे कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान हम जानते हैं कि मदर और फादर दोनों के ही सेल्स आपस में मिलके फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज करते हैं और देन आफ्टर रेप्लिकेशन एंड रिपीटिव डिविजन्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो 23 यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम मदर साइड एंड 23 विल बी फ्रॉम फादर साइड। और जब ये एग और स्पर्म यूनाइट होंगे तो दोबारा से जो सोमैटिक सेल्स वाला 2n नंबर था वो रिटेन हो जाएगा, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द ग्रोइंग बॉडी और इन द डिवाइडिंग सेल्स। यही वजह है कि जो जर्म सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ या हैप्लॉइड रह जाता है, ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो दोबारा से रीगेन हो जाए या रिटेन हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो जैसा कि हम कहते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही स्पीशी के सभी मेंबर्स में कांस्टेंट रहता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन में भी ये हैप्लॉइड नहीं होता जर्म सेल्स के अंदर, तो 46 फ्रॉम एग कमिंग फ्रॉम मदर एंड 46 क्रोमोसोम अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो फ्रॉम फादर विद इन द स्पर्म, तो वो मिलके आप देख लें कि 92 लगभग क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो वो तो ओरिजिनल नंबर रिटेन नहीं रहेगा नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में। इसीलिए इसकी जो रीजन है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की इन जर्म सेल के, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है वो कंटिन्यू रह सके। इस आर्टिकल से रिलेटेड पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन न्यूक्लियस। तो इसमें आप न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सभी वन बाय वन मेंशन करेंगे और इसके साथ साथ आप एक लेबल डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सभी कंपोनेंट्स को शो कर रहा होगा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।